डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध को कैसे हम जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है वो दो तरह से जोड़ा जा सकता है। एक इन सीरीज में होता है और पैरेलल होता है। तो आइए देखिए यहाँ पर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो हम इन सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। इन सीरीज में केवल एक ही तार होता है। इसमें जैसे मान लेते हैं एक तार है ये, और इस तार में ये रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक R1 लग गया, यहाँ पर एक R2 लग गया और यहाँ पर एक R3 लग गया। इसको हम क्या कहेंगे, इन सीरीज। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको हम पैरेलल कहेंगे। यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3 है। यहाँ पर एक नाम दे दीजिए, यहाँ पॉइंट हम नाम दे देते हैं। एक बैटरी हमने जोड़ दिए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट आपका A हो गया, यहाँ पर हो गया B। ऐसे आप यहाँ भी नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी है। बहुत ईजी है इसे समझना। देखिए यहाँ पर इन सीरीज में जो होता है, जैसे झालर की बत्तियां एक ही तार में जोड़ी जाती हैं, तो झालर की जो बत्तियां होती हैं वो इन सीरीज में जोड़ी जाती हैं। पंखे या जो बल्ब होते हैं घरों में लगाए जाते हैं, उन इन पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में क्यों होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सबको एक समान चाहिए। पैरेलल में अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ ए और बी के बीच जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। किंतु अगर इसको हम इन सीरीज में जोड़ देते हैं तो वोल्टेज का मान डिवाइड हो जाता है। तो आइए इसे बहुत साधारण उदाहरण है, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और इस उदाहरण के दौरान आप अगर समझेंगे तो ये आपको जीवन भर में कभी नहीं भूलेगा। आइए देखिए वो एग्जाम्पल क्या है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि एक बैटरी है, तो बैटरी को अगर हम एक पंप मान लेते हैं जो जल यहाँ से दे रहा है। तो जल अगर ये दे रहा है तो यहाँ पर देखिए एक पाइप है, तो इस पाइप में जल का फ्लो बिल्कुल इक्वल रहेगा। जो जल इसमें आएगा वही जल इसमें आएगा, वही जल इसमें आएगा, क्योंकि नली एक ही है। और फिर यहाँ पर माइनस वाले सिरे पर चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पंप है, तो जैसे मान लेते हैं एक जल का पंप है और ये पानी का फ्लो दे रहा है। तो पानी का जो फ्लो देगा तो यहाँ ये नली तीन भागों में डिवाइड हो गई है, 1 2 3। या तीन नली, पतली पतली नली या चौड़ी नली तीन लग गई हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें जो फ्लो होगा जल का वो बिल्कुल अलग अलग होगा। वो नली के साइज पर डिपेंड करेगा। नली चौड़ी है तो ज़्यादा उसमें जल जाएगा, नली पतली है तो उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर हम ऐसे समझते हैं तो हमारा आंकिक प्रश्न या जो भी डेरिवेशन फार्मूला है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, इसको आप याद रखिए। तो इसी तरह से आप केवल आप ये समझिए कि एक पंप है और ये पानी का फ्लो दे रहा है, यानी जल का फ्लो दे रहा है। तो जैसे नली एक ही है तो इसमें जो आई यहाँ पे आएगा वही आई यहाँ पे भी आएगा, और वही आई यहाँ पे भी आएगा। जो जल इसमें आएगा जो वही जल इसमें आएगा, वही जल इसमें आएगा, सेम। लेकिन यहाँ दोनों तीनों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, इन पैरेलल। और ये सीरीज, सीरीज माने एक लाइन में, और पैरेलल मीन्स होता है जो डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस हो गया इसमें, तो इसे हम पैरेलल कहते हैं। ओके, अब आइए देखिए यहाँ से क्या हो रहा है। मान लेते हैं जैसे ये आई एम्पियर की धारा इसमें दे रहा है। अब आई एम्पियर की जो धारा आएगा वो इसमें भी आई एम्पियर, इसमें भी आई एम्पियर और इसमें भी आई एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ हमको बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जिस सर्किट में आई कांस्टेंट रहेगा वहाँ वोल्टेज बदल जाएगा। अब दो बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज होता है यहाँ पर, वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं V1 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सिरों पर V3 हो जाएगा वोल्टेज। क्योंकि जब I कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज बदल जाएगा, जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो I बदल जाएगा। यही आपको याद रखना है। अब जैसे ये मोटर पंप है जल का और ये जल दे रहा है, तो ये जल आया आई एम्पियर की जो है यहाँ आ रहा है, और ये तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसमें I1, इसमें I2 आप मान लीजिए, और इसमें I3 मान लीजिए। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, और इसके आधार पे आप याद रखेंगे तो दोनों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या होगा, इसके वोल्टेज के बारे में, ए और बी दोनों एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो तीनों पर क्या होगा, एक समान होगा। ऐसा उदाहरण देखने को कहाँ मिलता है, घरों में हमारे जितने भी लगे होते हैं बल्ब है, जितने भी पंखे हैं, ये सब किस क्रम में होते हैं, किस, तो ये सब होते हैं इन पैरेलल में होते हैं, ठीक है। लेकिन झालर की जो बत्तियां लगाई जाती हैं वो इन सीरीज में होती हैं।
और तो यहाँ पे किस में रजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, किस में रजिस्टेंस कम होता है, यही फार्मूला हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक फार्मूला लगाते हैं इसके लिए, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। पहले रजिस्टेंस के लिए अगर हम देखें आई एम्पियर की जो धारा आ रही थी, तो यहाँ वी वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, वी वोल्ट की यहाँ भी बैटरी लगी हुई है। इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यही वोल्टेज जो है कितने भागों में डिवाइड हो जा रहा है, 3 भागों में, V1 प्लस V2 प्लस V3 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। अगर मान लेते हैं ये जो है 9 वोल्ट का है, तो 3 वोल्ट ये पाएगा, 3 वोल्ट ये पाएगा, 3 वोल्ट ये पाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये वोल्टेज जो है इस जितने भी रजिस्टेंस इसमें लगे रहेंगे उसमें डिवाइड हो जाता है, इक्वल नहीं रहेगा, वो उसके रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो ज़्यादा रजिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, जिसका रजिस्टेंस कम होगा वहाँ कम वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं टोटल रजिस्टेंस, यानी कि जो टोटल रजिस्टेंस हमारा है, टोटल रजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रजिस्टेंस को हम क्या मान लें, यहाँ पर टोटल रजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। टोटल रजिस्टेंस को हम मान लेते हैं इस परिपथ में, और इसमें भी कितना है, कैपिटल आर, और दोनों के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हम V इक्वल टू ये करंट कितना दे रहा, आई एम्पियर, तो यहाँ लिख सकते हैं I इंटू आर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V1, तो V1 का जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से देखिए V1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार I इंटू R1 हो जाएगा। V2 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। इस तरह से V3 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3 लिख सकते हैं। और इसमें अब देखिए अगर तीनों वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो I कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल रजिस्टेंस का हमको फार्मूला मिल गया यहाँ पर R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इन सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज में जो होता है ये रजिस्टेंस पावर जो है बढ़ जाता है। तो अगर हम झालर की बत्तियों को जोड़ देते हैं तो वो कम वोल्टेज की होती हैं, तो उनका रजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सही रूप से जलती हैं। आइए देखिए यहाँ पर अब क्या होता है इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा, अभी हमने आपको बताया यहाँ पैरेलल में वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहेगा। यहाँ क्या फ्लो हो जा रहा है, यहाँ करंट डिवाइड हो जा रहा है, करंट यानी जल डिवाइड हो जा रहा है, 3 नली लग गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा I कितने, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ओम का नियम लगा दें हम, ओम का नियम, तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू, पहले के लिए क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू R1, तो R1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बटे I1। इसी तरह से R2 बराबर लिख सकते हैं V बटे I2 लिख सकते हैं यहाँ पर। और और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए I1 की वैल्यू रखनी है, तो I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बटे R1 लिख सकते हैं, और I2 बराबर लिख सकते हैं V बटे R2 लिख सकते हैं, और I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V बटे R3 लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो, और टोटल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू आर लिख सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ से V बटे कैपिटल R, तो मान रख दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा कैपिटल V बटे R, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल V बटे R1 प्लस कैपिटल V बटे R2 प्लस कैपिटल V बटे R3, और V भी आपका कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R1 इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यहाँ पर अगर हम रजिस्टेंस को इन पैरेलल में जोड़ देते हैं तो वो घट जाता है, बहुत घट जाता है यहाँ रजिस्टेंस पावर, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर जो है ये घटता है, और इन सीरीज में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, और आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर। थैंक यू।